नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। अपने योगी आदित्यनाथ जी को, मुख्यमंत्री जी को बड़ा शौक है नाम बदल दो। ए का नाम बी कर दो, बी का सी कर दो, सी का डी कर दो। जिस जिस नाम में मुसलमानों की बू आए उस नाम को बदल दो, इतिहास को बदल दो। अब प्रधानमंत्री जी भी उस राह पे चल पड़े। कह दिया कि जितने गवर्नर हाउस होंगे उन सबका नाम राजभवन से बदल कर लोक भवन रख दिया जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक नाम बदलने में। स्टेशनरी छपती है, होर्डिंग बदलती है, और नाम बदलने से क्या हासिल हो जाएगा? आपको 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा। कौन तमाशा है ये कि नाम बदल दो? और जब प्रधानमंत्री जी ने नई देश की पार्लियामेंट बनवाई तो उसका नाम रखा सेंट्रल विस्टा। उसका नाम सरदार पटेल क्यों नहीं रख दिया गया? उसका नाम स्वामी विवेकानंद भवन क्यों नहीं रख दिया गया? और छोड़िए, वीर सावरकर भवन ही क्यों नहीं रख दिया गया? उसका नाम सेंट्रल विस्टा क्यों? क्योंकि मोदी जी को विदेशी चीजें पसंद आती हैं। विदेशी चश्मा, विदेशी घड़ी, विदेशी गाड़ी। ये नौटंकी क्या कहलाती है? और क्या कहलाती है बिहार की राजनीति और देश की राजनीति के बड़े बड़े मुद्दे। मैंने अभय दुबे जी से विस्तार से बातचीत करी और पूछा है कि ये जो जासूसी कांड है, सबसे खतरनाक लोकतंत्र के लिए जासूसी कांड है। आप जो फोन खरीदेंगे, मोदी जैसे कोई बिटिया की शादी हो, दहेज संग में आ रहा हो, मोदी जी का ऐप उस फोन में आपके साथ आएगा, शायद जासूसी करने के लिए। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिनका इतिहास मुखबरी का रहा है वो जासूसी कैसे छोड़ सकते हैं। ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। रोचक बातचीत है, पूरी बातचीत सुनेंगे, अच्छा लगेगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। सोचिए कितना बढ़िया हो कि आप मुझे मैसेज करें कि संजय दिल्ली आए हुए हो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया मटन बनाता हूँ, आज घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए। वो संदेशा सीधा प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठा एक व्यक्ति पढ़े कि आज अभय दुबे ने संजय शर्मा को मटन के लिए बुलाया है। क्या मैं थोड़ा और आगे चले जाऊं? किसी व्यक्ति की कोई गर्लफ्रेंड बुलाए और प्रधानमंत्री कहने अच्छा ये अभी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। या किसी को कोई खबर देने के लिए बुलाए, अच्छा ये है स्रोत आदमी का, ये खबरें देता है सरकार के खिलाफ। कुछ कुछ ऐसा ही आरोप विपक्ष लगा रहा है। आप फोन लीजिए और फोन में संचार सारथी, इसी तरह का शायद नाम है कि संचार साथी। संचार साथी, वो साहब आपके फोन में वो ऐप मिलेगा आपको, एक्टिव ऑलरेडी फोन में मिलेगा। मतलब हमारी तरफ से जैसे कन्या विदा हो रही है तो दहेज में मोदी जी का जासूस आ रहा है कि ये भैया नया फोन लो, मोदी जी के जासूस कन्या के विवाह में दहेज के रूप में आ रहा है। हल्ला मचा हुआ है पूरे देश में। कारण यह है कि पहले भी ऐसा हुआ कि पेगासस के जरिए बहुत सारे पत्रकारों, एक्टिविस्ट और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अपने नेताओं की जासूसी मोदी जी करा रहे थे, संघ के भी लोगों के नाम पे। खुलासा हो गया। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच अभी तक ठंडे बस्ते में है पेगासस के, लेकिन साफ हो गया पेगासस से जासूसी कराई जा रही थी। एप्पल ने साफ साफ कह दिया कि कोई हम किसी कीमत पे कोई भी ऑलरेडी एक्टिव सॉफ्टवेयर डाल के नहीं देंगे। ये एप्पल है, ये मोदी जी का अंबानी अडानी की दुकान नहीं है कि यहाँ पे दबाव बन जाए। एप्पल है, वो कहता है कि साहब हम नहीं करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। और दुनिया में एप्पल तो मोदी जी भी यूज करते हैं, तो उनको अगर फोन करना है तो एप्पल की बात माननी पड़ेगी। लेकिन ये सरकार किस हद तक उतर आई है कि आपकी एक एक चीज की जासूसी करना। मतलब लोग कहते थे कि गुजरात के दोनों नेता जासूसी कराने में बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब तो परले दर्जे की हद की बात होगी कि ऐसा चीज ला रहे हैं कि साहब एक बड़ा बढ़िया ऐप है, हम जबरदस्ती आपके फोन में डाल के दे रहे हैं। सरकार को डर किससे है? ये हर व्यक्ति की जासूसी क्यों कराना चाहती है? क्यों ऐसा ऐप लेकर आ रही है? क्या लग रहा है विजय आपको? देखिए, मैं तो इस सरकार को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी कहता हूं। ये एक निर्वाचित निरंकुशता है। ये मेरा इजाद किया हुआ शब्द है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल, मैंने काफी सोचा है, ये बिल्कुल सही है। ये चुन के तो आई है, चुनाव के जरिए सत्ता में आई है, लेकिन अब इसने पूरी तरीके से अपनी निरंकुशता स्थापित कर दी है, या स्थापित करने के अंतिम चरण में है। अंतिम चरण में इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसने लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं हैं सबके ऊपर, किसी के ऊपर घोषित रूप से, किसी के ऊपर अघोषित रूप से कब्जा कर लिया है। अब सवाल लोगों की जिंदगी रही तो जितने भी तानाशाह किस्म के लोग होते हैं वो हमेशा ही हर एक के ऊपर नजर रखना चाहते हैं। उनका रवैया बिग बॉस जैसा होता है। भाई, बिग बॉस जो आपने कार्यक्रम चलता है, उसको सलमान खान जिसकी एंकरिंग करते हैं, उसको बिग बॉस क्यों कहा जाता है? बिग बॉस दरअसल एक आंख है, जो कि लगातार सबको देख रही है, सबको नजर रख रही है। वो बिग बॉस है, जो आंख है वो बिग बॉस है।
इसी को सोशल साइंस में पनोप्टिकॉन कहा गया है। पनोप्टिकॉन क्या है? पनोप्टिकॉन एक ऊंची मीनार नुमा जगह है जहां पर एक बंदा बैठा हुआ है या कुछ बंदे बैठे हुए हैं, जो नीचे जो लोग उस मीनार के इर्द गिर्द जो लोग सक्रिय हैं उनके ऊपर निगाह रख रहे हैं। वो उस बंदे को नहीं देख सकते हैं जो ऊपर उन पर निगाह रख रहा है, वो सबको देख सकता है। ये पनोप्टिकॉन है। ये सब जगह जो तानाशाह होते हैं, सर्वसत्तावादी लोग जो होते हैं, सर्वाधिकारवादी लोग जो होते हैं, वो इस संरचना का इस्तेमाल करते हैं। वो सबको अपनी निगाह में नजर में करना चाहते हैं। अब चूंकि मॉडर्न टेक्निक्स बहुत विकसित हो गई हैं, अब उस तरह का पुराने जमाने का पनोप्टिकॉन बनाने की जरूरत नहीं है। आप डिजिटल टेक्निक्स के जरिए, संचार तकनीकों के जरिए सबके ऊपर तरह तरह से निगाह रख सकते हैं। तो अब उन्होंने पेगासस से सीखा है। मोदी सरकार में एक और खूबी है, मैं उसकी तारीफ करूंगा। ये पहले हुई घटनाओं से एक खास तरह का सबक लेते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही कायम की थी संविधान के कुछ प्रावधानों का इस्तेमाल करके। मोदी जी ने तय किया कि वो ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। उन्हें अगर इमरजेंसी लगानी होगी तो वो संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बिना उनका इस्तेमाल किए हुए ही इमरजेंसी लगा देंगे। इंदिरा गांधी और कांग्रेस की सरकारें, बहुत पुराने जमाने की बात कर रहा हूं, वो क्या समझ करती है कि वो संविधान की धारा 356 की मदद से विपक्ष की सरकारें गिरा देती थी। मोदी जी ने कहा कि हम सरकार नहीं गिराएंगे, हम संविधान की धारा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम राज्यपाल को एक्टिवेट इस तरीके से कर देंगे कि वो सरकार चलने ही नहीं देगा। बात वही है बिल्कुल। हम केंद्र सरकार से मदद ही नहीं देंगे उसको, हम उसका धन जो उसको मिलना चाहिए टैक्स में हिस्सा, वो देंगे ही नहीं उसको। उसका मुख्यमंत्री आगे सिर पटक देगा नीति आयोग के सामने, उसके बावजूद नहीं उसको उसका हिस्सा मिलेगा। वो चलने नहीं देंगे विपक्ष की सरकार को, और वो डबल इंजन की सरकार का नारा देंगे। यानी संविधान के हिसाब से तो हर सरकार डबल इंजन की होनी चाहिए, किसी भी पार्टी की हो। केंद्र सरकार का कर्तव्य है राज्य सरकार को मदद करना, लेकिन वो डबल इंजन की सरकार वही होगी जो बीजेपी की होगी। इस तरीके से करके इन्होंने पूरा प्रपंच रचा है। धीरे धीरे करके मोदी जी ने सीखा है। जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे उस दिन सब बातें नहीं आती थी उनको, लेकिन उनकी उनकी राह बिल्कुल वही थी। मीडिया को कैप्चर करो, सुप्रीम कोर्ट को कैप्चर करो, चुनाव आयोग को कैप्चर करो। सबसे अंत में चुनाव आयोग को कैप्चर किया गया, ये मैं कहूंगा 3 साल पहले प्रक्रिया शुरू हुई चुनाव आयोग को कैप्चर करने की, जब बीएलए की कैटेगरी, बूथ लेवल एजेंट की कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, तब से वो सिलसिला शुरू हुआ है। तो ये पूरी तरीके से सब कुछ उन्होंने कैप्चर कर लिया है। स्पीकरों द्वारा, दोनों सदनों के स्पीकरों द्वारा सदन को बिल्कुल एकदम सरकार परस्ती में बदल देना, ये सब काम भी उन्होंने कर दिए। अब रह गया है साधारण नागरिक। अच्छा, जो पेगासस था, फिर पेगासस से उन्होंने क्या सीखा? इमरजेंसी से उन्होंने ये सीखा। पेगासस से उन्होंने क्या सीखा? पेगासस से उन्होंने ये सीखा कि पेगासस तो चोरी छिपे जासूसी करता था। इजराइल से भारत सरकार ने पेगासस खरीदा था। इजराइल का कहना है तो सरकारों को ही बेचते हैं, किसी निजी कंपनी को तो बेचते नहीं। तो भारत सरकार ने खरीदा, और वो सरकार ने जिसको चाहा उसके फोन को निशाना बनाया। उसमें अनिल अंबानी का फोन भी था, उसमें बीजेपी के भी लोग थे, उसके अंदर पत्रकार भी थे, उसके अंदर सब हर तरह के लोग थे उसके अंदर। तो वो पकड़ गया, बड़ा हंगामा हुआ उसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई। सरकार ने ऐलान कर दिया हम इस कमेटी के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। खुलेआम कोई सहयोग नहीं किया, पूरा मामला ठप हो गया, रुका हुआ अपनी जगह। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कोई इसमें पहलकदमी ली नहीं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं पेगासस से उन्होंने सीखा कि लोगों की जासूसी करानी है तो छिपके क्यों कराई जाए? छिपके कराने में जब पोल खुलेगी तो बेइज्जती होगी, शर्म आएगी, लोग तरह तरह के उल्हाने देंगे, मुकदमे होंगे, जांच कमेटी बैठेगी, ये होगा वो होगा। खुल के कराई जाए, और खुल के कराने के बहुत से बहाने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, साइबर फ्रॉड रोकने के नाम पर, और आपका फोन चोरी ना हो जाए उसको बचाने के नाम पर ये करी जाएगी। चूंकि जितने भी लोग फोन बेचने वाली कंपनियां हिंदुस्तान में हैं, वो सरकार के नियम कानूनों से बंधी हुई हैं। तो आपने ऑर्डर, मैंने पढ़ा ध्यान से जो ऑर्डर गया सरकार का, उसमें ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि फलानी धारा के तहत अगर आपने काम नहीं, ये सब नहीं किया जो हम आपको बता रहे हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। आप कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहिए।
अच्छा, अब जब इतना हंगामा मच रहा है, संचार मंत्री हैं सिंधिया साहब, तो सिंधिया साहब फरमा रहे हैं कि नहीं ये सब गलत बात है। आप ये वैकल्पिक ये जो है ना वैकल्पिक है, आप चाहें तो इसको नहीं एक्टिवेट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो मुंह जबानी बोल रहे हैं, उनके मुंह जबानी बोलने का क्या मतलब है? बनाई और डाली क्यों रहे हो भाई? नहीं नहीं, उसमें आप ऑर्डर, लिखित ऑर्डर दिया गया है। आप जो लिखित ऑर्डर दिया गया है, जो बाकायदा ऑफिशियल ऑर्डर है, वो ऑफिशियल ऑर्डर है, वो है असली चीज। अगर वो चाहते हैं कि जो मुंह से कह रहे हैं वो यो, तो ये पिछला ऑर्डर कैंसिल करके एक नया ऑर्डर जारी कीजिए ना। ठीक बात बताइए है। कि हमने नया ऑर्डर जारी कर दिया है। वो ऑर्डर जारी नहीं किया है, ये केवल बहस को डिरेल करने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और मीडिया उनके हाथ से, मीडिया जो है उनके आदेशों पे चलता है। मीडिया वाले भी देखिए उन्होंने इस भ्रम का खंडन कर, मीडिया वाले पहले से कहने लगे हैं ये सारे भ्रम है, और संचार मंत्री इन भ्रमों का खंडन कर रहे हैं। आप सोचिए क्या हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल गोदी मीडिया तो ये बिल्कुल। जो स्थिति है, बाकायदा उन्हें अगर अगर वास्तव में वो अपने, हर सरकार अपने ऑर्डर में संशोधन कर सकती है। उन्हें चाहिए कि पिछला ऑर्डर कैंसिल किया जा रहा है, ये नया ऑर्डर है। उन्होंने दरअसल कंपनियों को ये आदेश दिया है कि आप फोन बेच ही नहीं सकते इस ऐप को डाले बिना, और ये ऐप एक्टिवेट होना ही होना होगा। एक्टिवेटेड हालत में फोन आप बेचेंगे उसको, और कोई अगर इस फोन को डिलीट, इस ऐप को डिलीट किया गया तो आपके खिलाफ या डिलीट करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये तो गजब है, साफ लिखा मतलब। हुआ है कि इसे खास साफ लिखा हुआ है कि इस दफा के तहत कानूनी कार्रवाई होगी, लिखा हुआ है उसके अंदर साहब। तो अब जब ये जो स्थिति है, अब उसमें कहा ये जा रहा है। अच्छा, शुरू में शुरू में जब ये सारथी बना था, साथी बना था, संचार साथी बना था, तब इसको प्रयोग के तौर पे बनाया गया था। अच्छा, अब जैसे मेरे पास एक संदेश आया है, संदेश ये लिखा है, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपका फोन असली है या नहीं, जेन्युइन है कि नहीं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप ये संचार साथी डाउनलोड कर लीजिए। इस प्रकार का झांसा देकर करोड़ों लोगों ने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। अब चूंकि सरकारी ऐप है तो लोग ये तो सरकार पे इतना भरोसा तो लोगों का है ही कि भाई सरकार जब ऐप भेज रही है तो ये ऐप कोई फर्जीवाड़ा नहीं, फ्रॉड नहीं होगा, आपके फोन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और फोन की जो सच्चाई है, फोन असली है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ये सब करने के लिए उन्होंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अब सरकार को तर्क हो गया, इतने करोड़ लोग पहले ही से हमारा ऐप डाउनलोड कर चुके। तो इस तरह करके सरकार जो पूरा प्रपंच रचती है, उसकी काट बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि जब सरकार ने इन कंपनियों को अपना आदेश जारी किया, उससे पहले ही करोड़ों लोगं के फोन में ये ऐप सरकार के इस तिक्रम की वजह से जा चुका था। उन सब की सब गतिविधियां हो सकता है क्योंकि उनके अच्छा, आम लोग इन चीजों का महत्व थोड़ा कम समझते हैं। वो समझते नहीं है पूरी तरीके से कि भाई इसका पूरा मामला है क्या। बहुतों के फोन में ये ऐप पड़ा हुआ है, अपना काम कर रहा है, लोगों को पता ही नहीं है इस बात का। अच्छा, दूसरा ये है कि सारी दुनिया में डेटा चोरी करना, डेटा कलेक्ट करना लोगों का, ये भी एक बहुत बड़ा व्यापार है। हम लोग जानते हैं इस बात को, बहुत बड़ा व्यापार है, बहुत ही बड़ा व्यापार है। अच्छा, अब आप देखिए, बहुत से लोग अपने जो वन टाइम पासवर्ड होते हैं, ओटीपी होते हैं, वो सब फोन में आते हैं। वो फोन में बहुत दिनों तक स्टोर बने रहते हैं, वो उन लोगों को इसके जरिए पता लग जाएंगे। इसके बाद में आप अपने बैंक अकाउंट संबंधी जो भी, बहुत से लोग जो हैं वो अपने फोन के जरिए बहुत सारा बैंक अकाउंट करते हैं। आजकल जो डिजिटलाइज पेमेंट की जो ऑनलाइन सुविधा है, यूपीआई फोन के जरिए होता है। हम सब लोग जानते हैं, हम बाजार जाते हैं, मान लो हमें ब्रेड खरीदनी है, बटर खरीदना है, पता लगा कि आपको 130 रुपए देने हैं, तो हम 130 रुपए फटाक से दे देते हैं। इससे वो हमारे अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है। तो इनका जो है वो लगातार उसको जानकारी देता रहेगा। और सुनिए आप, अगर आप अभी मैं खुद देख रहा था, अगर आप इसको डिलीट कर, जैसा कि उनका कहना है सिंधिया साहब का, कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन डिलीट करने के बावजूद जितने दिन तक ये आपके अंदर ऐप रहेगा, ये शंका रहेगी इसने कोई गुप्त चीज तो आपके फोन के सिस्टम में इंस्टॉल तो नहीं कर दी है। यानी इसके डिलीट होने के बाद वो चीज इंस्टॉल बनी रहेगी,
और वो लगातार सूचनाएं भेजता रहेगा आपके फोन से। हाँ, ऐसी संभावना लोग बता रहे हैं। देखिए अभी तो इतनी बात पता लग पाई है संजय जी, अभी सारी बातें पता नहीं लगी हैं, अभी कुछ विशेषज्ञ लोग भी दिमाग खपाएंगे, अभी 12 घंटे हुए हैं इस पोल को खुले हुए, अभी कल तक तो और भी बातें पता लगेंगी। दूसरे अखिलेश इस यादव प्रकार ने के ऐप जिनको अनइंस्टॉल ना किया जा सके, केवल 2 जगह दुनिया में इस्तेमाल किए गए हैं, एक है रूस और एक है उत्तर कोरिया। अब आप इस देश को रूस और उत्तर कोरिया बनाना चाहते, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये निर्वाचित निरंकुशता है, ये इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। जो जीत के आए हैं उस तरीके से सब काम संविधान के नाम पे और राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे करते हैं, और लगातार सरकार को इस तरह का माहौल बनाते हैं कि सरकार लगातार इन नामों के ऊपर हावी होती चली जाए, हर चीज के ऊपर। और लोकतंत्र का जो चेक एंड बैलेंस वाला सिस्टम था, इसमें एक संस्था दूसरी संस्था को संतुलित करती है ताकि लोग निरंकुश ना हो जाएं, उस चेक एंड बैलेंस वाले सिस्टम को इन लोगों ने तकरीबन खत्म कर दिया है। भाई अगर हम एक चीज से नाराज होते थे दूसरी में शिकायत कर देते थे, जाकर कुछ नहीं होता तो हम अदालत चले जाते थे, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत कर देते थे। अब तो सब खत्म है। चुनाव शेषन जैसे चुनाव आयुक्त थे, वो कहते थे हम भारत सरकार के चुनाव आयुक्त नहीं है, हम भारत के चुनाव आयुक्त हैं, वो कहते थे ये। अब क्या है, आप स्थिति देख लीजिए आप, बिल्कुल ठीक बात है, तो कुछ बचा ही नहीं है। ये जो पूरा माहौल बन गया है ना, ये बहुत ही स्वाभाविक। आप इस बात को भूल जाइए कि विपक्ष जो है, किसी विपक्ष के पास इतनी शक्ति है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है। भाई किसके आप वहां जाएंगे, अदालत में जाएंगे इसके खिलाफ, अदालत आपकी बात कितनी देर तक सुनेगी, कितने दिन लगेंगे? करोड़ों लोगों के फोन में पहले से ही ऐप जा चुका है। देखिए सरकार आपके फोन में भेजेगी, डू यू रियली वांट टू नो वेदर योर फोन इज जेन्युइन? इफ यस देन प्लीज इंस्टॉल दिस ऐप। इस तरीके से हो रहा है सारा खेल। नहीं, बात है, अदालत में तो देख ही लिया हमने, एफआईआर में कितना न्याय मिला वो देख लिया। लेकिन अखिलेश यादव ने बहुत जबरदस्त तीखा हमला बोला, उन्होंने कहा है कि जिनका इतिहास ही मुखबरी का रहा है वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। जरा विस्तार से समझाइए अखिलेश यादव का इशारा क्या है और क्यों उन्होंने कहा होगा ऐसा। नहीं बिल्कुल भाई, मुखबिरी का इन लोगों ने जो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो भूमिका थी, वो भूमिका संदिग्ध थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। और जो राष्ट्रवादी लोग थे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो हमेशा इस संगठन को संदेह की निगाह से देखते थे। ये संगठन ने हमेशा आजादी की लड़ाई में भाग लेने से अपने आप को दूर रखा। अगर कोई स्वयंसेवक आजादी की लड़ाई होती थी, सब लोग प्रभावित होते थे, बहुत से स्वयंसेवक भी उससे प्रभावित थे। अगर वो कहते थे नहीं भाई हम तो गांधी जी के आंदोलन में भाग लेंगे, जेल जाएंगे, तो उसे कहते थे जब तक आपको जोश आ रहा है आंदोलन में भाग लेने का, जाओ, भाग लो, जेल जाओ, असहयोग आंदोलन में जाओ, लेकिन तब तक आपका संघ से कोई संबंध नहीं रहेगा। यहां तक खुद डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, जब उन्होंने एक बार तय किया कि वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, तो खुद भी उन्होंने संघ से अपने आप को अलग किया पहले, उसके बाद राष्ट्रीय से भाग लिया। उसके बाद जब आंदोलन खत्म हो गया, वो जेल से छूट गए, उसके बाद फिर वापस आके संघ में मिल गए। संघ को वो किसी तरीके से आजादी के आंदोलन से नहीं जोड़ना चाहते थे, उससे अलग रखना चाहते थे। ये जो उसका रवैया था, इस रवैये की वजह से काफी या तो सावरकर की निगाह में भी संघ संदिग्ध था। सावरकर को भी इस बात से बहुत चिढ़ थी कि ये लोग ऐसा आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ क्यों नहीं रहे हैं। सावरकर का अपना एक विचार था कि आजादी की लड़ाई से गांधी जी की तरीके से नहीं, दूसरे तरीकों से आजादी की लड़ाई में जुड़ना चाहिए, उसके लिए लोग तैयार नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और एक बीच में एक बड़ा अच्छा काम किया जो दिल को खुश कर गया। इस काम से पूरे देश के गरीबों को रोटी मिल जाएगी, पूरे देश के मध्यम वर्गीय परिवार को टैक्स कम हो जाएंगे, आम आदमी को बड़ा राहत मिलेगी। बड़ी खुशी की बात है। काम इतना महान काम है कि जो देश के जितने गवर्नर हाउस हैं उनका नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन रख दिया गया। पीएमओ परिसर का नाम सेवा तीर्थ रख दिया गया। इतना महान काम है। अब आप सोचिए कि गवर्नर हाउस का नाम, राजभवन का नाम लोक भवन रखने से पूरे देश के करोड़ों रुपए खर्च होंगे। सारी स्टेशनरी छपेगी, सारे होर्डिंग चेंज होंगे, सारे जहां जहां पते उनकी सबकी प्रिंटिंग सब दोबारा होगी, करोड़ों रुपए खर्च होंगे। और बताइए इस सब चीज नाटक से मतलब क्या? कहा कि तब भारतीय संस्कृति का विकास होगा, भारत के नाम होने चाहिए, नई पार्लियामेंट बनेगी, उसका नाम सेंट्रल विस्ट्रा होगा और राजभवन का नाम लोक भवन होगा।
वो भारतीय नाम है सेंट्रल विस्टा। वो भारतीय नाम है सेंट्रल विस्टा। क्या नौटंकी है अवय जी, मेरा तो मन करता माथा पीट लूं इस देश में। अभी वो बहस चल रही थी आज तक पे, मेघालय की संस्कृति, मेघालय नहीं किया, मैं आज तक में लगी थी जना उनका शव, वो कोई पूछ नहीं रहा था। मैं कहा विपक्ष आदमी तो पूछ क्यों नहीं रहा कि भैया ये जो पार्लियामेंट है इसका नाम सावरकर के नाम पे ही रख देते अगर मान लो कुछ नहीं मिल रहा, वरना स्वामी विवेकानंद भवन रख देते, कोई भवन रख देते। महापुरुषों की कभी थोड़ी ना, महाराणा प्रताप के नाम पे रख देते, नाम रखा सेंट्रल विस्टा, लेकिन राजभवन बुरा लगा तो नाम रख दिया लोक भवन और करोड़ों रुपए फूक दीजिए। नौटंकी के अलावा इस सरकार के पास क्या? ये सिलसिला शुरू हुआ था रेस कोर्स मार्ग, जहां पर प्रधानमंत्री का घर है, उसका नाम लोक कल्याण मार्ग रख दिया था। हाँ। अब वो जरा सा मार्ग है, बिल्कुल छोटा सा मार्ग है, उसका नाम लोक कल्याण। अब उसके बाद से तमाम ये सिलसिला चालू कर रखा है। इसी पे व्यंग करते हुए एक पत्रकार ने कहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा है कि नई खबर, सबसे नई खबर यह है कि 1947 में भारत का नाम बदल के स्वर्ग कर दिया जाएगा। हाँ, बात तो सही। और हम लोग सब स्वर्गवासी हो जाएंगे, क्योंकि तब तक विकसित भारत बन जाएगा 1947, यही तो लक्ष्य है। 2047 1947 हाँ 2047 तक भारत का नाम बदल के स्वर्ग कर दिया जाएगा और हम सब लोग स्वर्गवासी हो जाएंगे। अच्छा, ये इसके पीछे मंशा क्या रहती है? बेवकूफी के काम और टीवी चैनलों पे बहस चल रही है, मतलब बहस क्या, मतलब ब्रांडिंग चल रही है। कितना अच्छा होगा देखिए, राजभवन से राजा की बू आती थी, राजा की खुशबू आती थी, अब लोक भवन है, लोगों का भवन है। अब बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री का निवास है, योगी आदित्यनाथ जहाँ बैठते, बनवाया था अखिलेश यादव ने, बैठ गए उस पर। योगी आदित्यनाथ बनने के बाद उद्घाटन उन्होंने कर लिया, उसका नाम भी लोक भवन है और या गवर्नर का नाम भी लोक भवन होगा। अब रिक्शे वाले से पूछो लोक भवन चलना है, पूछे कौन से योगी वाले हो नहीं आनंदीबेन पटेल वाले लोक भवन, दो लोक भवन है यहाँ पे। ये इन सब नाटक के पीछे क्या मंशा, क्या रणनीति क्या रहती है? भाई ये लोग देखिए, ये लोग एक गुलाबी तस्वीर खींचना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं संसद के सामने, अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है फर्जी डेटा के आधार पर। ऐसे डेटा जो कि सी ग्रेड का डेटा है, उस डेटा के आधार पर अर्थव्यवस्था ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है। पूरा काल जो है वो अमृत काल है और अमृत काल के जरिए हम लोग बहुत तेजी से 2047 की तरफ बढ़ रहे हैं, जब भारत विकसित देश बन जाएगा। भारत की जो पर कैपिटा इनकम है अमेरिका जितनी हो जाएगी। ये पाठ पूरा पढ़ाया जा रहा है पूरी तरीके से। ये हालत है, 80 करोड़ लोग लगातार राशन पे गुजर बसर कर रहे हैं और देश लगातार अमेरिका के बराबर पर कैपिटा इनकम की तरफ जा रहा है। अब जब ये सब तय हो गया है, ये सब तो होता ही रहेगा, तो बाकी अब काम सरकार क्या करेगी? सरकार को बेरोजगारी कम करनी नहीं है, सरकार को महंगाई कम करनी नहीं है, सरकार को भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, सरकार को ये सब काम नहीं करना है। तो सरकार को यही सब आइडिया यही सब विचार दिमाग में आएंगे कि लोगों के उसमें सेल फोन के अंदर एक स्पाईवेयर डाल दो, उसका नाम रख दो संचार सारथी, वो सड़क का नाम बदलो, भवन का नाम बदलो, उद्यान का नाम बदलो, यही सब होता रहेगा। उधर उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, वो जिलों के नाम बदलने में लगे रहते हैं। जिस जिले का नाम थोड़ा उर्दू फारसी में है या किसी मुसलमानी नाम के ऊपर है, तो इसका नाम फौरन बदल दो। उनको लगता है यही गवर्नेंस है असली। नाम बदलने की गवर्नेंस। अब देश के इतने बड़े-बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी की समस्या है, प्रदूषण से शहर के शहर हाँफ रहे हैं, लोगों का बीमारियां बढ़ रही हैं। चर्चा हो रही है सोमवार से वंदे मातरम गाने के ऊपर, सोमवार से चर्चा होगी, शायद प्रधानमंत्री भाग लेंगे। वंदे मातरम को मुद्दा बन रहा है। क्यों फिजूल के मुद्दे देश के, हमारे और आपके मध्यम वर्गीय परिवार के, गरीब परिवारों के जुड़े मुद्दों पे संसद में चर्चा होने की जगह ऐसे मुद्दों पे चर्चा क्यों होती है? आप बताइए, क्या संसद में बेरोजगारी के सवाल पे कभी चर्चा हुई है? ना। आपको याद आ रहा है कभी बेरोजगारी के सवाल पे चर्चा हुई हो? महंगाई के सवाल पे कभी चर्चा हुई है? मुझे तो याद नहीं, हो सकता काफी हुई होगी तो काफी दिन पहले होगी, इतनी पहले हुई होगी कि हमें याद भी नहीं रही। सारे देश में कानून, सारे देश के हर राज्य में तकरीबन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष की सरकार है वहां कोई कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत शानदार है। आप नेशनल, भाई ये संसद में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है उसमें आंकड़े कितनी दिन दूने रात चौगने, उन आंकड़ों में प्रगति हो रही है? रुपया इतना ज्यादा गिर रहा है, इसकी भी चर्चा हो रही है क्या? रुपए की क्या हालत है? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पे गिर रहा है। अब तो ये तक किया जाने लगा है कि रुपए की गिरावट से भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा है। अखबारों में संपादकीय छप रहे हैं इस तरह के।
गजब, और गिर जाए फिर तो, है ना, ये लोग सोचेंगे और गिर जाए फिर तो, और गिर जाए, 0 हो जाए रुपए की कीमत शर्मनाक, कितना डॉलर के मुकाबले। शर्मनाक। भारतीय मीडिया अर्थव्यवस्था की को भी बहुत ही फायदा होगा। इस तरह मीडिया के की लोग भी हैं। मीडिया की भी गिरने की एक पराकाष्ठा होती है, तो गटर मीडिया वाकई में गटर मीडिया हो गई है। कोई पराकाष्ठा नहीं है, कुछ भी कहेंगे, आम आदमी के मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, समय दिया आपने, थैंक यू सर। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइए जरूर, शुक्रिया, थैंक यू।